मेरा नाम तन्मय है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी एक बहन और एक भाई और माता पिता हैं। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। मेरे पिता बहुत मेहनती इंसान थे। मेरे पिता हमेशा बीमार रहने लगे थे, इसलिए अब उनसे ज़्यादा काम नहीं होता था। लेकिन वो एक बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी किया करते थे। काम ज़्यादा होने की वजह से उनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई थी। वो काफ़ी सालों से उस फैक्ट्री में काम किया करते थे। मैं सबसे बड़ा बेटा था, इसीलिए मेरे घर में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता था। मुझे अपने पिता का हाथ बटाना था, इसलिए मुझे नौकरी की ज़रूरत थी। मैंने एमए पास किया हुआ था, इसलिए आसानी से मुझे सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। मैं ये नौकरी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन आखिर मैं कब तक अपने पिता की कमाई से अपना खर्च पूरा करता। अब मैं जवान हो गया था, इसलिए मुझे नौकरी की तलाश थी। मुझे सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई थी। वहाँ पर मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। पिताजी का काम भी अच्छा चल रहा था और मुझे भी सैलरी अच्छी मिलने लगी थी। इसी वजह से हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और हमारी ज़िंदगी अच्छे तरीके से और खुशहाल तरीके से गुजर रही थी। मेरे पिता मेरी नौकरी करने से बहुत खुश हुए थे। आखिर उनके कंधों से थोड़ा बोझ कम हो गया था। मुझे अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाना था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बहन की शादी खूब धूमधाम से करूँगा, क्योंकि वो हमारी इकलौती बहन थी। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार किया करता था और हमेशा से ही मैं उनका कहना मानता था। पहले तो मैं स्कूल में पीरियड वाइज पढ़ाता था, लेकिन अब मुझे 7th क्लास दे दिया गया था कि मुझे इसी क्लास को पढ़ाना है। अब मैं 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाया करता था। स्कूल में न्यू एडमिशन हो रहे थे। बच्चों के लिए नया नया क्लास था और न्यू एडमिशन वाले बच्चों के लिए तो हर चीज़ ही नई थी। मुझे स्कूल में नौकरी करते हुए 1 साल हो गया था। मुझे 7th क्लास की जिम्मेदारी दे दी गई थी। 7th क्लास में 35 बच्चे पढ़ा करते थे। हमारे स्कूल में लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़ा करते थे। हमारा स्कूल इंटर तक था। मैं बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाया करता था। कभी भी मैंने बच्चों पर गुस्सा नहीं किया था। मैं हमेशा बच्चों को समझाकर पढ़ाया करता था, इसलिए बच्चे मुझे अपना फेवरेट टीचर समझने लगे थे। एक दिन मैं क्लास में बच्चों की कॉपियां चेक कर रहा था तो मेरे पास एक लड़की आई। उसकी उम्र 14 साल थी और वो 7th क्लास की स्टूडेंट थी। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, सर, मेरी शादी आपसे ही होगी। मैं ध्यान से सामने रखी कॉपियां चेक कर रहा था और कॉपियां चेक करने में ज़्यादा ही बिजी था, इसलिए अचानक उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या? मुझे लगा शायद मुझे सुनने में कुछ गलती हुई है। तभी मैंने उससे दोबारा पूछा तो वो कहने लगी, सर, मेरी शादी आपसे ही होगी और आप ही मेरा दूल्हा बनोगे। उसने एक बार फिर से कहा तो मैं कुछ देर तक उसे देखता रह गया, जो बहुत रौबदार अंदाज में अपनी बात कह रही थी, जैसे उसकी बात सच हो जाएगी। और हैरत तो मुझे उसके इस मजबूत अंदाज पर थी, जो बहुत ही सच्चाई के साथ ये बात कह रही थी। मैंने उससे कहा, तुम ये सब क्या कह रही हो? उसका नाम नायरा था। वो बहुत मासूम शक्ल की लड़की थी। उसने दोबारा कहा, सर, आपकी शादी मुझसे होगी। मैं आपकी दुल्हन बनूंगी और आप मेरा दूल्हा बनोगे। वो एक बार फिर से बोली तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैंने उसकी बात को मजाक समझते हुए इग्नोर कर दिया और मैंने उसे डांटा भी नहीं था, बल्कि उसकी बात को इग्नोर करके वापस उसे उसकी जगह पर भेज दिया था। और फिर उसके बाद मैं अपने काम में बिजी हो गया था। वो बच्ची थी, ये समझकर मैंने उसे इग्नोर कर दिया था। उसके बाद जब भी मैं उसे देखता था तो मेरे दिमाग में उसकी कही हुई बात ही घूमने लगती थी, लेकिन मैं बस मुस्कुराकर ही रह जाता था। वो बच्ची थी, काफ़ी इंटेलिजेंट और खूबसूरत थी और क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी। यही वजह थी जो वो बाकी टीचर्स की तरह मेरी नज़र में भी थी। मेरे पढ़ाने का एक उसूल था कि मैं सब बच्चों को एक ही नज़र से देखता हूँ और सबके साथ एक जैसा ही सलूक करता हूँ। किसी भी बच्चे को उसके इंटेलिजेंस के बिना पर दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करता, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे टाइम से गुजर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि जब टीचर्स फेवरेटिज्म करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तभी मैं हमेशा इस चीज़ पर ध्यान देने की कोशिश नहीं करता था। मैंने उस बच्ची की बात को इग्नोर कर दिया था कि वो बच्ची थी, कि उसकी ऐसी किसी भी बात को सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसकी बचकानी बात को मैंने एंजॉय ज़रूर किया था। छुट्टी के टाइम पर मैं स्कूल से निकल आया ताकि मैं जल्दी घर पहुंचकर आराम कर सकूं। कुछ देर के बाद मैं घर पहुंच गया, फ्रेश होकर खाना खाया और फिर आराम से खाना खाकर अपने कमरे में जाकर लेट गया था।
अभी इतनी ही देर में मैंने अपनी आंखें बंद की थीं कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई कमरे से अंदर आया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो आने वाला कोई और नहीं, मेरी माँ थी। माँ को देखकर मैं सीधा होकर बैठ गया तो वो मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने माँ से पूछा कि क्या हुआ माँ, आप तो आराम कर रही थी। माँ मेरे सवाल पर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हाँ, मगर मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आई हूँ। माँ की ये बात सुनकर मैं अचंभे में पड़ गया था कि माँ को मुझसे ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी थी जो वो खुद अपना आराम छोड़कर मुझसे ये बात करने के लिए मेरे कमरे में आ गई थी। मैंने माँ से कहा, जी बताइए, आप मुझसे कौन सी बात करना चाहती हैं। मैं बड़ी हैरत में आ गया था तो माँ फिर से मुस्कुराने लगी और नरमी से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, हाँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और अभी इसीलिए तुमसे बात करना चाहती थी क्योंकि तुम्हारे पिता को तुम्हारा जवाब चाहिए था। अब की बार माँ ने बताया तो मैं और भी ज़्यादा उलझ गया था और इसी उलझन में अपनी माँ को देख रहा था। माँ ने कहा कि दरअसल अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है। मैं तुम्हारी मर्जी पूछने के लिए आई हूँ ताकि हम लड़की वालों को जवाब दे सकें। लड़की अच्छी है और पढ़ी लिखी है, खाते पीते लोग हैं जिनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। तुम्हारे पिता को वहाँ पर सब कुछ पसंद आ गया है और मुझे भी लड़की बहुत पसंद आई है, इसीलिए मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहती हूँ ताकि उन लोगों को हम अपने घर पर तुम्हें दिखाने के लिए बुला सकें। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, अभी मेरी नौकरी को 1 साल ही तो हुआ है, अभी मैं कमाई करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं शादी करूँगा। माँ ने कहा, बेटा, थोड़ा अपनी माँ पर भी ख्याल करो, तुम्हारी बहन छोटी है और पढ़ाई करने जाती है, घर के सारे काम का बोझ मेरे ऊपर ही है। मेरी अब बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं कि घर का काम कर सकूं। सारा दिन तुम्हारी बहन स्कूल और ट्यूशन में बिजी रहती है और मैं घर में अकेली रहती हूँ। घर में बहू आ जाएगी तो मेरा भी साथ हो जाएगा और मेरा दिल भी लगा रहेगा। मैं अपने पोते पोतियों की शक्ल जीते जी देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे की शादी न देख सकूं और उससे पहले ही इस दुनिया से चली जाऊं। मैंने माँ से कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। माँ की सारी बात सुनने के बाद मैंने माँ की तरफ हैरानी से देखा और मुझे उस लड़की नायरा की बात याद आ गई जिसने आज मुझसे कहा था कि मेरी शादी आपसे ही होगी और मैं उसका दुल्हा बनूंगा, और तब मैं उसकी बात पर हंस पड़ा था, जबकि अब सच में मेरी शादी की बातें होनी शुरू हो गई थी। माँ कहने लगी, कहाँ खो गए हो बेटा, मुझे जल्दी से जवाब दो ताकि मैं लड़की वालों को जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। मैं माँ के सवाल पर चौंक कर होश में आया था और कहने लगा कि नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ और ही सोच रहा था। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कर लो। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और उनके फैसले पर बहुत खुश था। मैंने कह दिया था कि आप मेरे लिए जो भी फैसला करोगे मैं उसी में राजी हूँ। मुझे पता था कि मेरे माता पिता मेरे लिए कभी भी गलत फैसला नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपने माता पिता के हर फैसले का मान रखता था। मेरी माँ मेरा फैसला सुनकर बहुत खुश हुई थी और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देकर अपने कमरे में चली गई थी और मुझसे कहने लगी थी कि तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठकर स्कूल भी जाना होता है। मैं माँ की ये बात सोचते हुए सोने की कोशिश करने लगा था। मैं अपने माता पिता का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए सबसे ज़्यादा लाडला भी था। घर में सब मुझे बहुत प्यार किया करते थे। मेरे दोनों छोटे भाई बहन भी मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। मैंने अपने दोनों भाई बहन को इस स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया था जिसमें मैं नौकरी किया करता था। स्टार्टिंग में मैंने अपने शौक के लिए टीचिंग करना शुरू कर दिया था। वैसे तो मैं कोई और काम करना चाहता था, लेकिन अभी के लिए यही काफ़ी था। मैंने सोचा हुआ था कि कभी मुझे कोई और अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं टीचिंग छोड़कर उस काम में लग जाऊंगा। लेकिन फिर भी अभी हमारे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। पिताजी और मेरी कमाई से घर अच्छी तरह से चल रहा था। स्कूल में जॉब करते हुए मुझे 1 साल हो गया था। मेरे पिता मेरी इस जॉब से बहुत खुश थे क्योंकि मेरी काबिलियत पर मुझे ये नौकरी मिली थी। मैं बहुत इंटेलिजेंट था, इसलिए स्कूल वालों ने भी जल्द ही मेरी सैलरी बढ़ा दी थी। मैं बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाया करता था। कभी भी मैंने बच्चों के साथ गलत वर्ड्स यूज़ नहीं किए थे। स्कूल के सारे लोग मेरी बहुत इज्जत किया करते थे और सारे स्टूडेंट्स भी मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। मेरे पिता को खुशी इस बात की थी कि मैंने जल्दी ही जिम्मेदारियों को समझना सीख लिया था। अब मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे 7th क्लास को पढ़ाना था।
मुझे उन्हें पढ़ाना तो था ही, और मैंने बिना किसी ऐतराज़ की ये जिम्मेदारी ले ली थी। मुझे बस पढ़ाने से मतलब था, ना कि क्लास चेंज होने से। अब मैं 7th क्लास का परमानेंट टीचर बन गया था और 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाया करता था। नायरा फिर से मेरे पास आई और मुझसे शादी की बात पर बड़े मजबूत अंदाज में कहने लगी। मैंने फिर से उसकी बात को हंसकर टाल दिया था। यही सोच रहा था कि वो बच्ची है, अक्सर बच्चे ऐसी बातें किया करते हैं। मैंने अपने माता पिता को शादी करने के लिए हाँ कर दी थी और लड़की वालों तक मेरा जवाब पहुंच चुका था। माँ ने बताया कि कुछ दिनों बाद लड़की वाले मेरे घर मुझे देखने के लिए आने वाले थे, जिस पर मैंने इकरार करते हुए सिर हिला दिया था। आज फिर मैं स्कूल में 7th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था, जब अचानक वही लड़की नायरा मेरे पास आई और कहने लगी, सर, मेरी शादी आपसे होगी और आप ही मेरे दूल्हा बनोगे। मैं उसकी फिर से वही बात सुनकर कुछ हैरान हो गया था, मगर मैंने फिर से हंसकर उसकी बात को टालकर ख़त्म कर दिया था कि वो बच्ची है और उसकी बेमतलब सी बात पर उस बच्ची का मैं क्या करता सिवाय उसकी बात पर हंसने के। मैंने आज फिर उसकी बात टाल दी थी और मुझे ये बात कहने के बाद वो फिर से जाकर अपनी जगह पर बैठ गई थी। मेरे दिमाग से भी ये बातें बाकी बच्चों में बिजी होकर ख़त्म हो गई थी, मगर आने वाले कुछ दिनों में अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि वो लड़की अपनी बात पर कितनी पक्की थी, क्योंकि वो हर रोज़ मेरे पास आकर एक ही बात कहा करती थी कि मेरी शादी आपसे होगी और आप ही मेरा दूल्हा बनोगे। शुरू में मैं उसकी बात को हंसकर मजाक में टाल दिया करता था, मगर आखिर कब तक मैं ऐसा करता, क्योंकि अब तो हद हो चुकी थी और मेरी बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही थी। लगता था कि किसी भी दिन मैं उस पर गुस्सा उतार दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे रोज रोज एक ही बात क्यों कहा करती थी, और वो भी बेवजह। मैंने एक दिन उसे डांट डपट कर उसको समझा दिया था कि वो आइंदा इस तरह की बातें ना करे, लेकिन उसकी फिर भी समझ में नहीं आया था। वो फिर उसी हरकत को दोहराई जा रही थी। अब मैं उसकी बातों से और भी ज्यादा तंग आ गया था। मुझे उसकी बात का कोई हल नजर नहीं आ रहा था कि कैसे इस बच्ची को इस बात से दूर रखूं। मैं अपने स्कूल में किसी और टीचर को भी ये बात नहीं बता सकता था, क्योंकि मैं जानता था मेरी बात सुनकर वो लोग यही कहेंगे कि वो बच्ची है, नादान है, तो उसकी बातों को इग्नोर कर दो, एक बच्ची समझकर। मगर मैं उसको बच्चा समझकर उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था, और उसकी रोज़ रोज़ एक ही बात से मैं बेहद तंग आ चुका था। उस दिन भी मैं चेयर पर बैठा हुआ अपने क्लास में बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रहा था, जब वो मेरे पास आई और फिर मुझसे वही बात दोहराने लगी जो वो रोज़ कहा करती थी, और आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जबकि वो मासूम सा चेहरा बनाकर मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैंने पहले तो उसको प्यार से समझाया, बेटा नायरा, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते हैं, लेकिन फिर उसने वही बात कही जो वो हमेशा कहा करती थी। अब तो मैं और भी ज्यादा तंग आ गया था। मैंने उसको डांटा और उससे कहा कि कल तुम अपने पापा को स्कूल में लेकर आना। मैंने गुस्से में उससे कहा तो वो कहने लगी, सर, मेरे पापा स्कूल में नहीं आ सकते। मैं उसके पापा को स्कूल में बुलाना चाहता था ताकि उसकी हर हरकत के बारे में बता सकूं और वो अपनी बेटी को समझाए कि बच्चे इस तरह की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। वो मेरी बात तो समझ नहीं रही थी, मगर अपने पापा की बात जरूर मान लेती। उसने बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर कहा था। मैंने उससे कहा, क्यों नहीं आ सकते? मुझे उसके इनकार पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह से अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और बड़ी नरमी और प्यार से उससे पूछा, तुम्हारे पापा स्कूल क्यों नहीं आ सकते? नायरा ने कहा कि सर, मेरे पापा लाचार हैं, दोनों टांगों से चल नहीं सकते, आप ही हमारे घर पर जाकर उनसे मिल लेना। उस बच्ची ने बड़े इत्मीनान के साथ कहा था। मैं तो हैरत में आ पड़ा था कि उसके पिता लाचार थे। मुझे यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो बच्ची 7th क्लास में थी और इतनी भी छोटी नहीं थी कि इतना बड़ा झूठ बोल लेती। जरूर उसके पापा लाचार ही होंगे, तभी तो वो ऐसा कह रही थी। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया, क्योंकि मैं उसके घर जाकर उसके पिता से मिलने का फैसला कर चुका था और अब मैं स्कूल से छुट्टी होने के बाद उसके घर जाने वाला था। बाकी सारा टाइम मैंने नायरा की बातों को इग्नोर करके रखा और मैं अपने काम में बिजी हो गया था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैंने ज़रूरी पेपर्स की फाइल उठाई और स्कूल से बाहर निकल गया। वो बच्ची नायरा मेरे साथ ही थी, क्योंकि मेरे साथ साथ उस बच्ची को भी याद था कि मुझे उसके घर पर जाना है, उसके लाचार पिता से मिलने के लिए। काफ़ी देर तक सड़कों और गलियों में पैदल चलते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। उसके बाद हम उसके घर पर पहुंच चुके थे।
वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, बल्कि छोटा सा पुराना घर था। मैं उस बच्ची के साथ घर के अंदर दाखिल हो गया था। घर की दीवारें तो बड़ी अजीब सी और पुराने टाइप की नजर आ रही थी। किसी भूत या फिल्म टाइप जैसा घर लग रहा था, जिसे देखकर मैं कुछ परेशान सा हो गया था। मगर फिर हौसला करके नायरा के पिता को देखने लगा, जो मुझे घर में कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। एक कमरे से होते हुए दूसरे कमरे और फिर आंगन, किचन, अब पूरे घर में झांकने के बाद भी मुझे ना तो घर में नायरा की माँ नजर आई थी और ना ही उसके पिता नजर आए थे। नायरा ने बताया था कि उसके पिता लाचार हैं। अगर वो लाचार थे और वो कहीं नहीं जा सकते थे तो उनको घर में भी मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो मुझे घर में कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं परेशान हो गया था और मैंने नायरा से पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तो उसने कहा कि मेरे पापा सामने वाले कमरे में हैं। मैं कमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन उस कमरे की तरफ देखते ही मैं हैरत का शिकार हो गया था, क्योंकि उस कमरे में मैं देख चुका था वो खाली था। बड़ा सिंपल सा घर था, इतना सामान था और ना ही घर में रहने वाला कोई मौजूद था। न जाने नायरा मुझे किसके घर पर लेकर आ गई थी। नायरा के कहने पर मैं उस कमरे के अंदर चला गया था। मैंने सोचा कि एक बार और देखने में क्या हर्ज है। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर कदम रखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे पीछे एक औरत के बोलने की आवाज आई थी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो मैं अचानक ही डर गया और मेरी चीख निकल गई, क्योंकि सामने एक मोटी सी औरत खड़ी हुई थी, जो बड़ी घूर घूर कर मुझे देख रही थी। मैंने उनसे कहा, कौन हो तुम? मैंने गुस्से से पूछा। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन मुझे नायरा कहीं नजर नहीं आ रही थी और दरवाजे के सामने वो औरत खड़ी हुई थी, जिसके सामने से गुजरकर मैं बाहर नहीं निकल सकता था। वो कौन थी? मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन मुझे उससे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो औरत देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। मुझे अब यहाँ आकर पछतावा हो रहा था। मैंने क्यों नायरा की बात मान ली थी? कहीं मैं यहाँ आकर किसी बड़ी मुश्किल में न फंस जाऊं। मुझे बस इसी बात की फिक्र हो रही थी। उस औरत ने कहा कि मैं नायरा की माँ हूँ और अब तुम्हारी नायरा से शादी होने वाली है। नायरा की माँ ने कहा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। मैंने खूब चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो आप? और उस औरत ने बड़ी गुस्से भरी नजरों से बोलते हुए मुझसे कहा कि नीची आवाज रखकर बात करो और चलो, अभी तुम्हारी शादी का इंतजाम किया जाएगा। मैंने कहा, आप औरत हो और मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। ऐसे कैसे जबरदस्ती आप अपनी 14 साल की बेटी की शादी मेरे साथ कर सकती है? कहाँ वो 14 साल की और कहाँ मैं 24 साल का लड़का? वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। अपनी बेटी की शादी का इतना ही शौक है तो उसके लिए उसी की उम्र का कोई लड़का तलाश कर लो। मैं गुस्से भरे अंदाज में कहकर तेजी से बाहर की तरफ जाने लगा था, मगर अभी मैं दरवाजे से बाहर भी नहीं निकला था कि अचानक किसी ने पीछे से कोई जोरदार चीज मेरे सर पर दे मारी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे सर में इतनी जोर से वो सख्त चीज मारी गई थी कि मेरा सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। मैंने पीछे पलटकर देखा तो नायरा की माँ के हाथ में एक डंडा था, जो उन्होंने मेरे सर पर मारा था। मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और अगले ही पल में बेहोश हो गया था और जमीन पर गिर पड़ा था। ये सब इतनी अचानक हुआ कि मुझे कुछ सोचने या समझने का भी मौका नहीं मिला था। मैं न जाने कब तक बेहोश रहा था, मैं नहीं जानता था। मगर जब मुझे होश आया तो मेरा सर इतना दुख रहा था कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे और सर में जो चीज मारी गई थी उसका असर अभी तक मेरे सर पर मौजूद था। मेरी आंखें भी भारी भारी हो रही थी। मैं अपने सर को दबाते हुए तकलीफ कम करने की कोशिश कर रहा था। मुझे थोड़ा सुकून हुआ तो मेरी आंखों के सामने अपने बेहोश होने से पहले का नज़ारा घूमने लगा। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था जहां पर मैं था। उस कमरे में बहुत अंधेरा था। मेरी कमर में भी पूरी तरह से दर्द हो रहा था। मैंने चारों तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई वीरान सा कमरा है जहां कबाड़ भरा हुआ है और वहां से बुरी सी बदबू आ रही है। ये वो घर नहीं था जहां पर मुझे नायरा लेकर आई थी, बल्कि ये तो कोई और ही जगह थी। मुझे अब पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों नायरा की बात मान ली थी। मेरे घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी और परेशान होगी। न जाने मैं कब से इस कमरे में बंद था। मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही थी और उनकी टेंशन हो रही थी। मैं बस यही सोच सोच कर परेशान हुआ जा रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। यहाँ से निकलने का मुझे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। अगर मुझे पता होता कि इस घर में आने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आता। लेकिन सारी बात ही तो ये थी कि मुझे कुछ भी पता नहीं था।
मैंने अपना फ़ोन देखना चाहा तो मेरा मोबाइल ही मेरे पास नहीं था। मतलब वो औरत मेरा मोबाइल लेकर जा चुकी थी। न जाने वो औरत कौन थी और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और जोर जोर से दरवाज़ा बजाकर उसे खोलने के लिए कहने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। हार मानकर मैं खुद बैठ गया था और फिर किसी के आने का इंतज़ार करने लगा। न जाने मेरे घर वाले कितने परेशान होंगे। वो मुझे गायब पाकर मुझे ढूंढने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे। ये औरत कौन थी और ये मेरे साथ क्या करना चाहती थी? कहीं औरत मुझे मारना तो नहीं चाहती थी? मगर वो तो मुझसे अपनी बेटी की शादी करने के लिए कह रही थी। मैं इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं था। मेरे स्कूल में भी काफ़ी सारी लड़कियां पढ़ती थीं। हमारा स्कूल इंटर तक था और जवान लड़कियां भी मेरे स्कूल में पढ़ा करती थीं। कभी मैंने नज़र उठाकर भी अपने स्कूल के स्टूडेंट को नहीं देखा था। मैं सिर्फ उनको पढ़ाता था। मेरा मतलब उनसे सिर्फ पढ़ाई तक का ही था और मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट की बहुत इज्जत किया करता था। हमेशा उनसे तमीज़ से बात किया करता था। तो मैं कैसे नायरा से शादी कर सकता था? वो 14 साल की थी। बाहर दिन था या रात, मुझे किसी बात की कोई खबर नहीं मिल रही थी। न जाने कितना टाइम मुझे उस कमरे में गुजर गया था। मैं कभी लेटता तो कभी उठकर बैठ जाता था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। लेकिन वो औरत जिसको नायरा अपनी माँ बता रही थी, मुझे यहाँ लाकर और कैद करके छोड़कर जा चुकी थी और पलटकर मेरी खबर तक नहीं लेने की कोशिश कर रही थी। यही सब सोच सोचकर तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया था और सो गया था। और जब दोबारा मेरी आँख खुली तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से खुली। मैंने आंखें खोल कर देखा तो सामने वही औरत कमरे के अंदर आई थी। उसके हाथ में बैग था जो उसने मुझे थमाकर कहा कि ये लो, खाना खा लो। मुझे भूख तो बहुत लगी हुई थी। तभी खामोशी से मैंने उस बैग को पकड़ लिया। मैंने उस औरत से पूछा, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तो वो कहने लगी, अब बहस करने की मुझ में हिम्मत नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करवाएगी, लेकिन वो अपने वादे को भूल गई और जब मैंने तुम्हारी माँ को याद दिलाया तो वो अपनी बात से मुकर गई। उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। मैंने तभी तुम्हें धोखे से घर बुलाया था ताकि तुम्हारी और अपनी बेटी की शादी करवा सकूं। अब ये पेपर पकड़ो और इन पर साइन कर दो। वो औरत बड़े गुस्से में बात कर रही थी। उसने पेपर और पेन मेरी तरफ बढ़ाया। वो मेरी कोर्ट मैरिज कराना चाहती थी। मैंने उसके कहने पर वो पेपर अपने हाथ में ले लिए और जब पढ़कर देखा तो मैं भड़क उठा। मैं समझ गया था कि वो शादी के पेपर थे जिस पर एक तरफ किसी लड़की के साइन हुए थे जो नायरा के थे। मैंने उस औरत से कहा कि तुम कैसी माँ हो जो अपनी छोटी सी मासूम बेटी को इतने बड़े लड़के के हवाले कर रही हो? तुम अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती। अभी वो जवान नहीं है, वो बच्ची है। तुम नाबालिग लड़की की शादी नहीं कर सकती। तुम जानती हो कि इस वजह से तुम अरेस्ट भी हो सकती हो, क्योंकि तुम्हारी बेटी की उम्र अभी बहुत कम है। जब तक तुम्हारी बेटी बालिग नहीं हो जाती तब तक तुम उसकी शादी नहीं कर सकती। उस औरत ने कहा कि वो मेरी बेटी है, मैं जैसा चाहे उसके साथ कर सकती हूँ। वो बालिग नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन तुम तो बालिग हो। चुपचाप इस पेपर पर साइन कर दो। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी माँ नहीं तो तुम्हें तो अपनी माँ का किया हुआ वादा पूरा करना ही होगा। मैंने कहा कि कभी भी मेरी माँ एक 14 साल की लड़की से शादी करने के लिए वादा कर ही नहीं सकती। मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। उस औरत को गुस्सा आ गया और वो मुझसे कहने लगी कि क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने नहीं बताया कि यही सच है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करवाएंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि इतनी देर में उसका मोबाइल बजने लगा और फिर वो फ़ोन उठाकर बात करती हुई मेरी तरफ देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि मैं कल फिर आऊँगी और मुझे हर हाल में इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। वो मुझे धमकाकर बाहर निकल गई थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। आखिर ये औरत कैसी बातें कर रही थी? अब तो मैं भी सारी सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए मैंने वहां से भागने की कोशिश नहीं की। मैं जानना चाहता था कि आखिर नायरा की माँ उसकी शादी क्यों करना चाहती है। मैंने खाना खाया। वो रात भी मेरी बड़ी बेसुकूनी से गुजर गई थी। वो मुझे सिर्फ एक टाइम का खाना देकर ही चली गई थी, शायद इसीलिए कि मैं उसकी बात मानकर उसकी बेटी से शादी कर लूं और इन पेपर्स पर साइन कर दूं। मुझे अपनी माँ पर पूरा यकीन था कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। अगले दिन फिर कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे में औरत नहीं कोई आदमी आया था, मगर मैं ये देखकर हैरान रह गया था कि वो आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। मतलब कि वो कोई लाचार आदमी था।
मुझे पहले ख्याल आया कि कहीं वो नायरा का पिता न हो। उसने मुझे अपने बारे में बिना पूछे ही बता दिया कि मैं नायरा का पिता हूँ और वो इंसान जिसने मुझे यहाँ पर रखा हुआ था वो नायरा की माँ है। वो आदमी लगभग 40 साल का था, जबकि उसकी पत्नी की उम्र 35 साल की होगी। मैंने उस आदमी से कुछ पूछने की कोशिश की, मगर उसने मुझे चुप रहने को कहा और फिर मेरे किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं तेजी से उसके पीछे चल पड़ा। वो खुद ही व्हील चेयर पर चल रहा था और मैं पैदल उसके साथ साथ चल रहा था। उस घर से बाहर निकलकर वो कई गलियों से होता हुआ मुझे 20 मिनट के बाद एक और घर में लेकर चला गया था। ये घर बेहद साफ सुथरा और 2 मंजिल का मकान था। घर जितना खूबसूरत बाहर से था उससे कई गुना ज्यादा अंदर से खूबसूरत था। वो मुझे एक कमरे में लेकर आ गया और उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उस आदमी ने मुझे फ्रेश होने के लिए कहा। उसके कहने पर मैंने अपने हाथ मुंह धो लिए थे और उसके सामने बैठ गया। उसने बाहर आवाज लगाई, निकिता बेटा, खाना लेकर आ जाओ। बाहर से हाथ में खाने की ट्रे लेकर एक खूबसूरत सी जवान लड़की कमरे के अंदर आई थी। उस आदमी ने मुझसे कहा कि ये मेरी बेटी निकिता है, तुम खाना खाओ, तुम्हें इसके हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। मैंने खाना खाने से इनकार कर दिया और उनसे इस घर में लाने की वजह पूछी तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, तुम डरो नहीं और बेफिक्री से मेरे घर का खाना खा सकते हो। मैंने पहले पेट भरकर खाना खाया क्योंकि मैं काफी टाइम से भूखा था। खाना तो बहुत टेस्टी बना हुआ था। वो लड़की खाना खाने के बाद मेरे आगे से खाने की ट्रे उठाकर बाहर चली गई। उस आदमी ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। हो सके तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी को माफ कर देना। उस आदमी ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए। मैंने उनके हाथ पकड़कर इनकार करते हुए सिर हिलाया। मैंने उनके हाथ खोल दिए और पूछा कि क्या आपकी पत्नी जो कुछ मेरे और नायरा की शादी के बारे में कह रही है, क्या वो सच है? मेरे सवाल पर उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया, जिस पर मेरा रंग उड़ गया था। लेकिन ये पूरा सच नहीं था। उस आदमी ने कहा तो मैं उलझकर उसे देख रहा था। अगर ये पूरा सच नहीं था तो पूरा सच क्या था? ये सवाल शायद मेरी आंखों में भी उतर आया था। उस आदमी ने कहा कि पूरा सच मैं तुम्हें बताता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। जिस आधे सच की वजह से मैं पिछले कई घंटों से इतनी परेशानी में था, इस बारे में जानना मेरा हक था। तभी वो बोलने लगे कि मेरी शादी मेरी पत्नी संगीता के साथ हुई थी। तुम्हारी माँ और मेरी पत्नी की आपस में काफी गहरी दोस्ती थी। ये दोनों बचपन की सहेलियां थीं। ये दोनों एक ही उम्र की थीं। सिर्फ इन दोनों में 1 साल का ही फर्क था। तुम्हारी माँ की शादी के बाद सबसे पहले तुम पैदा हुए थे। तुम्हारी पैदाइश पर तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि तुम लड़के थे और इस बात पर तुम्हारी माँ की खुशी के ठिकाने नहीं थे। उसके 4 महीने बाद ही मेरी बेटी का जन्म हुआ जो अभी खाना लेकर आई थी, निकिता। तब तुम 4 महीने के थे। मेरी पत्नी की बेटी पैदा हुई तो वो निराश हो रही थी क्योंकि उसे भी लड़का ही चाहिए था। लेकिन तुम्हारी माँ ने वादा किया कि वो निकिता को अपने बेटे तन्मय के लिए मांग रही है। इसी तरह से मेरी पत्नी इस बात से बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उन दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली थी। इसी तरह से तुम्हारी माँ ने जो वादा किया कि वो तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करेगी, तुम्हारी माँ शायद ये वादा करके भूल गई, लेकिन मेरी पत्नी को ये बात अभी तक याद है। वो अभी तक उस वादे को नहीं भूली और तुम्हारे बारे में निकिता भी अच्छी तरह से जानती है क्योंकि जैसे जैसे निकिता बड़ी होती चली गई उसकी माँ उसको ये बताती रहती थी कि मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और तेरे होने वाले पति का नाम तन्मय है, इसलिए कभी भी किसी और लड़के के बारे में मत सोचना। मैं तेरी शादी अपनी सहेली के बेटे से करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। मेरी बेटी ने तो कभी किसी और लड़के का ख्याल भी दिल में नहीं लाया था क्योंकि उसको बचपन से ही ये बात बताई गई थी कि उसका रिश्ता बचपन से ही तय हो चुका है। इसलिए उसने हमेशा अपने दिल में तन्मय नाम के लड़के को बसाया हुआ था। मैं एक बैंक में नौकरी किया करता था। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसके कई साल बाद मेरी छोटी बेटी पैदा हुई जो कि नायरा थी। वक्त गुजरता रहा लेकिन तुम्हारी माँ ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी फैमिली से हमारी फैमिली का मिलना जुलना भी कम हो गया था। निकिता को तुम्हारे बारे में पता था कि हमने उसका रिश्ता तुमसे लगाया हुआ है। हमारी बेटी इस रिश्ते पर बहुत खुश भी थी, मगर जब वो 18 साल की हुई तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट में मेरी टांगें चली गई थी।
मेरा एक्सीडेंट तुम्हारे पिता की गाड़ी से हुआ था। वो चाहता तो मुझे हॉस्पिटल भी लेकर जा सकता था और मेरी मदद कर सकता था। शायद आज मैं इस तरह से लाचार नहीं होता, लेकिन तुम्हारा पिता मौके पर ही मुझे छोड़कर भाग गया था। इस बात का पता जब मेरी पत्नी को चल गया तो उसने इस हालात का जिम्मेदार अपनी सहेली के पति को समझा। तब उसके दिल में बदले की आग जाग उठी थी। पति की मोहब्बत और दोस्त की मोहब्बत पर अब दाग लग चुका था। मेरी पत्नी ने कहा कि अब वो तुम्हारी शादी निकिता से ही कराकर रहेगी, ताकि शादी हो जाने के बाद वो निकिता को उस घर की बहू बनने के बाद उससे तुम्हारी माँ को परेशान करने के लिए कहे और जैसे तैसे लड़ झगड़ कर तुम्हारे पिता की सारी जायदाद निकिता के नाम करवा ले। मेरी पत्नी ने यह सब कुछ सिर्फ बदला लेने के लिए ही किया। मेरी बेटी, जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो ये सब करने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी बड़ी बेटी निकिता बहुत सीधी और समझदार है। वो अपनी माँ की तरह बिल्कुल भी चालाक नहीं। मैं अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी बेटी ने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि वो शादी हो जाने के बाद अपनी ससुराल में जाकर ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिसकी वजह से तन्मय या उसके परिवार को कोई परेशानी हो, क्योंकि मेरी बेटी तुमसे बचपन से ही मोहब्बत करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। मेरी बेटी कभी भी बदले के लिए तुम्हें इस्तेमाल नहीं करेगी। बदला सिर्फ उसकी माँ लेना चाहती है, मेरी बेटी नहीं। इस बदले की आग में कोई और तो नहीं बल्कि मेरी बेटी जल रही है, क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहती है और तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन जब इस काम के लिए निकिता ने इनकार कर दिया तो निकिता की माँ ने नायरा को अपना दूसरा हथियार बना लिया। उसने सोचा कि एक बेटी तो नहीं, दूसरी बेटी की शादी करके मैं इन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। उसने मेरी छोटी बेटी का एडमिशन जानबूझकर तुम्हारे स्कूल में करवा दिया और वो उसे रोज सिखाती थी कि तुम्हें टीचर के पास जाकर ऐसा कहना है। मेरी बेटी नायरा सिर्फ अपनी माँ के कहने पर ही तुमसे ऐसा कहा करती थी। उसकी बनी बनाई प्लानिंग थी तुम उसकी बातों में आ जाओ और फंस जाओ, और वो यही चाहती थी कि वो तुम्हें किसी तरह से यहाँ बुला ले और बाद में यहाँ आने के बाद जबरदस्ती तुम्हारी शादी नायरा से करवा दे, क्योंकि निकिता इस हाल में तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने ससुराल वालों से बदला नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए मेरी पत्नी ने अपनी छोटी बेटी को मोहरा बना लिया और वो अपनी छोटी बेटी की शादी तुमसे कराने के लिए तैयार हो गई। मेरी पत्नी पागल हो गई है और पागलों वाली हरकतें कर रही है। मैं उसे समझा कर परेशान हो गया हूँ। अब मैंने तुम्हारे सामने सच्चाई खोल दी और ये हमारा असली घर है। जिस घर में तुम्हें बंद किया गया था वो हमारा पुराना मकान है जो हमेशा बंद रहता है। मेरी पत्नी के सर पर बदले का भूत सवार है जो हर हाल में वो तुम्हारे माता पिता से लेना चाहती है। उस आदमी की सारी बात सुनकर मैं दंग रह गया था। ये कहानी बदले की कहानी थी जिसकी वजह से मैं कैद करके रखा गया था। उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम अब आजाद हो। उस आदमी के कहने पर मैं वापस तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ गया था। मेरे घर वाले मेरे गुमशुदा होने पर बेहाल हो चुके थे और मुझे सही सलामत देखकर मुझे गले से लगा लिया था। उनके पूछने पर मैंने उनको सारी बात बताई तो वो सब भी मेरी तरह चौंक कर रह गए थे कि उन्हें उस औरत से ऐसी उम्मीद नहीं थी जो कि मेरी माँ की बचपन की सहेली थी। पिताजी ने भी शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली थीं। पिताजी डर गए थे और इसी वजह से वो उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर नहीं गए थे। पिताजी ने कहा था कि वो निकिता के पिता से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं और जाकर उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मेरी पूरी फैमिली नायरा के घर चली गई थी। हम जब नायरा के घर पहुंचे तो नायरा की माँ अपने पति पर बरस रही थी कि उन्होंने मुझे आज़ाद क्यों कर दिया। मेरे पिताजी को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, मगर पिताजी ने नायरा के पिता से माफ़ी मांगी। नायरा के पिता ने जब अपनी पत्नी को समझाया तो वो समझ गई थी, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि मैं निकिता से शादी कर लूं। मैं उनकी शर्त पर राजी हो गया था। कुछ दिनों बाद मेरी शादी निकिता से हो गई और मेरी माँ और नायरा की माँ के बीच पहले वाली दोस्ती दोबारा से हो गई। हम दोनों फैमिली के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। निकिता बहुत अच्छी लड़की थी। वो मुझे देखते के साथ ही पसंद आ गई थी। मैंने निकिता की जिम्मेदारी उठा ली थी। अब मैं अपनी पत्नी निकिता के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी माँ हमेशा निकिता को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानती है। मुझे अपने माता पिता के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं था और इसी तरह से सब कुछ ठीक हो गया। अब हम लोग सब मिलकर बहुत खुश हैं और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें ना तो कोई गम है, और अब हम सब लोग बहुत खुश हैं। नायरा को अब हम सब लोग पुरानी बातें बता कर चिढ़ाते हैं। वो बेचारी बहुत शर्माती है क्योंकि उसने ऐसा सिर्फ अपनी माँ के कहने पर ही किया था। मैं अभी भी स्कूल में ही जॉब कर रहा हूँ।
मेरी शादी के बाद मेरी माँ और निकिता की माँ के बीच उनकी बचपन की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई। अब तो नायरा भी काफी बड़ी हो गई है। अक्सर बचपन की बातें याद आती हैं तो खूब हंस हंस कर उसको तंग करते हैं। जिंदगी में कभी भी बदला लेने के लिए हमें इस हद तक नहीं गिरना चाहिए कि सामने वाले को हम इतना ज्यादा परेशान कर दें कि किया किसी और का होता है और भुगतता कोई और है। याद रखें कि कभी भी कोई ऐसा फैसला न करें जिससे आपके बच्चों की जिंदगी पर बुरा असर पड़े। नायरा की माँ ने उसे हमेशा गलत सीख दी थी। अपना बदला किसी और से लेने के लिए इस हद तक न गिर जाएं कि बच्चा अपने बचपन में ही बिगड़ जाए। बच्चों को हमेशा बच्चों की तरह ही ट्रीट कीजिए, उन्हें बड़ा बनाने की कोशिश न करिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।